एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के भावरा गांव में कुछ आदिवासी अधनग्न बच्चे दीपावली की खुशियां मना रहे थे। किसी बच्चे के पास फुलझड़ियां थी तो किसी के पास पटाखे, किसी के पास मेहताब की माचिस और वहीं खड़ा चंद्रशेखर नामक एक बालक, जिसके पास न तो फुलझड़ियां थी, न ही पटाखे, न ही वो मेहताब की माचिस। चंद्रशेखर चुपचाप खड़ा अपने दोस्तों की खुशियां मनाते हुए देख रहा था। तभी उनमें से एक बच्चे, जिनके पास मेहताब की माचिस थी, वह माचिस की एक तिल्ली निकालता और उसके छोर को पकड़कर डरते हुए तिल्ली को माचिस के डब्बे से रगड़ता, और जब रंगीन रोशनी निकलती तो डर के मारे उस तिल्ली को जमीन पर फेंक देता। चंद्रशेखर से यह देखा नहीं गया। वह बोला, तुम डर के मारे एक तिल्ली जलाकर अपने हाथ में पकड़े नहीं रह सकते। मैं तो माचिस की सारी तिल्लियां एक साथ जलाकर उन्हें हाथ में पकड़कर रह सकता हूं। यह सुनते ही जिस बच्चे के पास माचिस की तिल्ली या माचिस थी, उसने चंद्रशेखर के हाथ में माचिस देते हुए कहा, जो कुछ कहे हो वह करके दिखाओ तो मैं समझूं। चंद्रशेखर ने मेहताब माचिस की सारी तिल्लियां निकालकर अपने हाथ में ले ली, जिसकी तिल्लियां उल्टी सीधी रखी हुई थी, यानी कुछ तिल्लियां का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की तरफ थी। उसने माचिस की सभी तिल्लियों को माचिस से रगड़ दी। भभक करके सारी तिल्लियां जल उठी। जिस तिल्लियों का रोगन बालक चंद्रशेखर की हथेली की ओर था, वो भी जलकर चंद्रशेखर की हथेली को जलाने लगी। जलन असहनीय होने के बावजूद भी चंद्रशेखर ने तिल्लियों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी रंगीन रोशनी या आग समाप्त नहीं हो गई। जब उन्होंने तिल्लियां फेंक दी तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हथेली जल जाने पर भी मैंने माचिस जलती हुई या माचिस की जलती हुई तिल्लियां नहीं छोड़ी। उनके दोस्तों ने देखा कि चंद्रशेखर की हथेली काफी जल गई थी और हथेली पर बड़े बड़े फफूंदी उठाए थे। उनमें से कुछ बच्चे दौड़ते हुए उनकी मां के पास इस घटना की जानकारी देते हुए जा पहुंचे। उनकी मां घर में कुछ आवश्यक कार्य कर रही थी। चंद्रशेखर के पिता पंडित श्री सीताराम तिवारी बाहर के कमरे में बैठे थे
उन्होंने बच्चे से इस घटना के बारे में विस्तार से सुने और यह सुनते ही वो घटना स्थल की ओर चल पड़े। चंद्रशेखर अपने पिताजी को अपने तरफ आते हुए देख डर के मारे जंगल की तरफ भाग गए। बालक चंद्रशेखर ने सोचा कि अब उनके पिताजी उनकी जोरदार पिटाई करेंगे। पिटाई या मार की डर से 3 दिन तक वह जंगल में ही रह गए। एक दिन खोजती हुई उनकी मां उन्हें घर ले आई। उनकी मां ने उन्हें आश्वासन दिया कि तेरे पिताजी तुमसे अब कुछ भी नहीं कहेंगे। चंद्रशेखर बचपन से ही काफी जिद्दी एवं विद्रोही स्वभाव के थे। यह बालक चंद्रशेखर आजाद है, जिसका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के भावरा गांव में हुआ था। पंडित चंद्रशेखर आजाद के पिता श्री सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला अंतर्गत बदर गांव के निवासी थे एवं एक समय भीषण अकाल पड़ने के कारण वे अपने एक रिश्तेदार का सहारा लेते हुए अलीराजपुर रियासत के ग्राम भावरा में जा बसे थे। फिर चंद्रशेखर आजाद के बड़े होने के बाद उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद को काशी संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। 17 वर्ष के उम्र में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। पार्टी की ओर से धन एकत्र करने हेतु सभी कार्यों में चंद्रशेखर हमेशा आगे रहे। 1926 में वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास से लेकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स का 1928 में गोलीबारी की, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, इन सब घटनाओं के नेता चंद्रशेखर ही थे। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। उन्होंने प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए थे। एक बार दल के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से चंद्रशेखर ने गाजीपुर के महंत के शिष्य भी बने। गाजीपुर के महंत के शिष्य बनने के पीछे इनका इरादा यह था कि गाजीपुर के महंत के मरने के बाद मरु की सारी संपत्ति दल को दे दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार के साथ साथ एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनके साहस एवं देशभक्ति की उग्र भावना ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए काफी प्रेरित किया।
1921 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया तो चंद्रशेखर ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान दिया। परिणामतः एक दिन चंद्रशेखर भी आंदोलन के दौरान धरना देते हुए पकड़े गए थे। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट खड़ेघाट के अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट खड़ेघाट बहुत कड़ी सजाएं देते थे। खड़ेघाट ने बालक चंद्रशेखर से उनकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछना शुरू किया। मजिस्ट्रेट खड़ेघाट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक चंद्रशेखर का जवाब था, आजाद। फिर मजिस्ट्रेट खड़ेघाट ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर ने दिया, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। मजिस्ट्रेट खड़ेघाट का अगला सवाल था, तुम्हारा पता क्या है? चंद्रशेखर का जवाब, जेल। मजिस्ट्रेट खड़ेघाट बालक चंद्रशेखर के इन सभी जवाबों से चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रशेखर को 15 बेतों की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र महज 14 वर्ष की ही थी। जल्लाद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बालक चंद्रशेखर की निर्वस्त्र देह पर बेतों के प्रहार किए। प्रत्येक बेत के साथ कुछ खाल उधड़कर बाहर आ जाती थी। पीड़ा सहन कर लेने की आदत या पीड़ा सहन कर लेने की अभ्यास चंद्रशेखर को बचपन से ही था। वह हर बेत के साथ भारत माता की जय बोलते जाते थे। जब पूरे बेत लगाए जा चुके तो जेल के नियमानुसार जेलर ने चंद्रशेखर की हथेली पर 3 आने पैसे रख दिए। बालक चंद्रशेखर ने वे पैसे जेलर के मुंह पे दे मारे और भागकर जेल के बाहर हो गए। तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्ति हुई एवं चंद्रशेखर आजाद के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत मरेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती अभियान के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना था। इस अभियान में चंद्रशेखर के साथ साथ मन्मथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद की आयु कम ही थी और उनका स्वभाव बहुत चंचल था। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें क्विक सिल्वर या पारा कहकर पुकारते थे। फिर 9 अगस्त 1925 को ये सभी 9 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर
सहारनपुर लखनऊ सवारी रेलगाड़ी को रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना को लूट लिया। काकोरी ट्रेन लूटने के बाद चंद्रशेखर आजाद को गठरी में बंधी लूट की खजाना को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन को याद करते हुए मंथनाथ गुप्त, जो ये 9 क्रांतिकारियों में से एक थे, ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था कि गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। हम सबसे पहले चौक पहुंचे थे, जहां कुख्यात रेड लाइट इलाके में कुछ लोग अब भी जगे हुए थे, जबकि पूरा शहर सो रहा था। चौक पहुंचने से पहले आजाद ने अंग्रेजी खजाना या अंग्रेजी रुपयों की गठरी को अब अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आजाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमने ये भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आजाद ने हमें सलाह दी कि क्यों ना हम एक पार्क में सो जाएं। उस जमाने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सो जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। जैसे ही भोर हुई, चिड़ियां चहचहाने लगी और लोग मंदिरों में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, हमें एक अखबार बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। काकोरी में ट्रेन डकैती, काकोरी में ट्रेन डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। बाद में एक एक करके सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथों नहीं आए। कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप ने, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, लिखा क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए सुर्खी लगाई थी कि भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। परंतु इन सभी गिरफ्तार क्रांतिकारी लोगों में चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। पुलिस हाथ धोकर चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ी थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। काकोरी केस में बड़े क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन चलाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद जैसी जूनियर क्रांतिकारियों पर आ गई थी। उन दिनों भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार देने की पुष्टि से अंग्रेजी हुकूमत ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की, जो साइमन कमीशन कहलाया। समस्त भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और जगह जगह पर उसे काले झंडे दिखाए गए। उसी दौरान जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई।
इनमें पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगी कि कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत्यु दंड देने का निश्चय लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो जेपी सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोलियां और दागकर सैंडर्स को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। इसके बाद जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इस घटना के बाद लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार कर लिया। वो न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। इस कांड के फलस्वरूप वे क्रांतिकारियों की बहुत जनप्रिय हो गए। इस तरह चंद्रशेखर आजाद घूम घूम कर क्रांति प्रयासों को गति देने में लगे हुए थे, परंतु 27 फरवरी 1931 को आखिर वह दिन भी आ गया जब किसी मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक नाटवार ने मुखबिर की सूचना पर चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया।
तुम कौन हो, तुम कौन हो कहने के साथ ही उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पुलिस अधीक्षक नाटवावर ने अपनी गोली चंद्रशेखर आजाद पर छोड़ दी। नाटवावर की गोली चंद्रशेखर आजाद की जांघ में जा लगी। आजाद ने घिसट कर एक जामुन के वृक्ष की ओट लेकर अपनी गोली दूसरे वृक्ष की ओट में छिपे हुए नाटवावर के ऊपर दाग दी। आजाद का निशाना सही लगा और उनकी गोली ने नाटवावर की कलाई तोड़ दी। फिर एक घनी झाड़ी के पीछे सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह छिपा हुआ था। उसने स्वयं को सुरक्षित समझकर आजाद को एक गाली दे दी। गाली को सुनकर चंद्रशेखर आजाद को क्रोध आया। जिस दिशा से गाली की आवाज आई थी उसी दिशा में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली छोड़ दी। निशाना इतना सही निकला या निशाना इतना सही लगा कि चंद्रशेखर आजाद की गोली ने सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ दिया। बहुत देर तक चंद्रशेखर आजाद ने जमकर अकेले ही मुकाबला किया। इन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को पहले ही भगा दिया था। आखिर पुलिस की कई गोलियां आजाद के शरीर में समा गई। उनके मौजर में केवल एक आखिरी गोली बची थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं यह गोली भी चला दूंगा तो जीवित गिरफ्तार होने का भय है। अपनी कनपट्टी से मौजर की नली लगाकर उन्होंने आखिरी गोली स्वयं पर ही चला दी। गोली घातक सिद्ध हुई और उनका प्राणांत हो गया। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश का एक महान क्रांतिकारी योद्धा देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे गया, शहीद हो गया। श्मशान घाट से आजाद की अस्थियां लेकर एक जुलूस निकला। इलाहाबाद की मुख्य सड़कें अवरुद्ध हो गई। ऐसा लगा था मानो सारा देश अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। इस जुलूस के बाद एक सभा हुई। इस सभा को सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की शहादत के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, उसे ही चंद्रशेखर आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत से पूरे देश में आजादी के आंदोलन का नए रूप में शंखनाद होगा। आजाद की शहादत को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। इनको श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने कहा, चंद्रशेखर की मृत्यु से मैं आहत हूं। ऐसे व्यक्ति
युग में एक बार ही जन्म लेते हैं, फिर भी हमें अहिंसक रूप से ही विरोध करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो गए। हजारों युवक स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के 16 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ। धन्यवाद।